नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का 4वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ कृति मिश्रा भी जुड़ेंगी, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाली हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा से बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश। राज्यसभा में आज अनुसूचित जनजातियों संबंधी 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर। लोकसभा में आज एक विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विधेयक को सदन में पेश करेंगे। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के संबंध में सदन में बयान भी देने वाले हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, मोटे तौर पर हमने जानकारी उपलब्ध करवा दी है, क्या कुछ खास रहने वाला है लोकसभा के भीतर आज? प्रतिबिंब, जैसा कि आज लोकसभा का एक अहम कार्य दिवस माना जा सकता है और जो कार्यसूची है उसमें काफ़ी सारे बिजनेस लिस्टेड किया गया है, जिसमें प्रश्नकाल में खासे अहम सवाल लिस्टेड हैं। जिसमें अगर बात करें रेल मंत्रालय से जुड़े करीब 7 सवाल होंगे आज मंत्रालय से जुड़े हुए। इसके अलावा आपको बता दूं खाद्य मंत्रालय से जुड़े हुए 4 सवाल हैं। ऐसे करके वस्त्र मंत्रालय के अलावा कई विभिन्न मंत्रालय हैं जिससे अहम सवाल पूछे जाने हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट्स है वो टेबल होनी है, जिसमें एक अहम रिपोर्ट है लोक लेखा समिति, जिसके चेयरपर्सन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। वो आज अपनी एक रिपोर्ट लोक लेखा समिति की यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट कमेटी की और भी रिपोर्ट्स हैं जिसको टेबल किया जाना है। नियम 377 के तहत भी कई अहम जो चर्चा है वो लिस्टेड है। सबसे बड़ी बात है कि आज 2 बिल हैं जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए है और दूसरा विचार और पारित किए जाने के लिए आज लोकसभा में पेश होगा। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 जो है आज विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में लाया जाएगा। पिछली बार जब ये जैव विविधता वाला जो बिल था, एक खासा अहम बिल माना जा सकता है, इसको जब पिछली बार सदन में लाया गया तो इस पर अच्छी चर्चा देखी गई और उसके बाद सदन ने डिसीजन लिया था कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने खासे अध्ययन और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जो आज बिल पारित किया गया है उसमें ये माना जा रहा है कि उस जेपीसी की जो रिपोर्ट्स है उनको भी मान लिया जाएगा।
जैव विविधता बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण है उनके मूल्यों की सुरक्षा के लिए और जो आनुवांशिक परिवर्तन है, अगर माने कि मनुष्य के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनके आनुवांशिक परिवर्तन को लेके एक अहम बिल माना जा सकता है। इसमें जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें कई सजा का प्रावधान भी किया है तथा उसमें दंडनीय अपराध के तौर भी इसके अनुपालन को करने में अगर नहीं पाया जाता है तो उसकी भी बात रखी गई है। तो एक अहम बिल देखा जा सकता है जिस पे आज चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर हाउस चलता है तो जो तस्वीर होगी, क्योंकि अब माना जा रहा है कि आज दूसरा दिन से 2 ही दिन बचे हैं, आज और इसके बाद एक कल का दिन है, तो बिजनेस खासा अहम है। प्रतिबिंब जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सिंह यादव माननीय सांसद लोकसभा बीएसपी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे शुरू करते हैं। 2 विधेयक हैं, एक पेश किया जा चुका है, विचार और पारित किए जाने के लिए आज वो सूचीबद्ध है, दूसरा आज पेश किया जाने वाला है। पेश किए जाने वाले अगर विधेयक की बात करें तो तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 है। कितना महत्वपूर्ण है ये विधेयक? देखिए प्रतिबिंब जी, ये तो विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देख रहे हैं इस समय संसद चल नहीं रही है, तो बड़ा दुख होता है। और आज सबसे बड़ा दुख तो मुझे व्यक्तिगत रूप से है कि क्वेश्चन आवर में सबसे पहला क्वेश्चन स्टार लिस्ट में मेरा है। और ये पूरे अभी तक 4 सालों में मेरी बदकिस्मती रही है और आज किस्मत निकली थी नंबर 1 पर कि अगर शुरू होता तो आप जानते हैं कि 20 में से मुश्किल से 8-10 सवाल होते हैं जिसका जवाब माननीय मंत्री जी सदन में पूरा देते हैं। और आज मेरा सवाल पहला था, तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है जो सदन नहीं चल रहा है। तो इतने इम्पॉर्टेंट विषय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्रांति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता। इसके अलावा अभी आपने देखा कि ओला हुआ, पानी बरसा और किसानों की बहुत फसल नष्ट हो गई। तो बहुत जो गरीब किसान हैं उनके मुद्दे को भी, उनके मुआवजे के लिए भी मैं अपनी बात को उठाना चाहता था कि हमारे जौनपुर ज़िले के किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसको सरकार मुआवजा दे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। फ्लाईओवर सैंक्शन कर चुकी है सरकार हमारे कहने पर 7, लेकिन अभी उसकी गति बहुत धीमी है। 1-2 तो पैसा सैंक्शन हो गया, बाकी में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं अभी काम हो रहा है, प्रोग्रेस में है। तो इन सब तमाम जनता के मुद्दों को लेकर के इस सदन में मैं उठाने वाला था, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के डिसरप्शन की वजह से मैं अपनी जनता के इन मुद्दे को सदन में उठा नहीं पा रहा हूँ। जी, अजय प्रताप जी, ये एक तो चिंता का विषय है। जब भी मार्च के दूसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह तक लगातार हम देखते हैं हर बरस ही बारिश होती है, बेमौसम की बारिश होती है और ओलावृष्टि भी होती है, जिससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। जब ये हर बार का सिलसिला है तो इसको लेकर मिल बैठकर तमाम सांसदों को संसद के भीतर क्या कुछ विचार करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए कि राहत मिल पाए, फौरी तौर पर नहीं, हमेशा के लिए राहत मिल पाए किसानों को। कृषि वैसे तो राज्य सरकार का विषय है जी, प्रमुख रूप से। यद्यपि केंद्र में भी कृषि मंत्रालय है और किसानों के संदर्भ में समय समय पर केंद्र सरकार भी जो आवश्यक निर्णय है वो करती है। और जहाँ ऐसी प्राकृतिक विपदा आती है, राज्य सरकारों की डिमांड करने पर केंद्र सरकार भी वहाँ पर अपना प्रतिनिधि मंडल भेजती है और एक आकलन करती है। उसके बाद जो आकलन में रिपोर्ट आती है तो राज्य सरकारों को मदद करती है। जहाँ तक मदद का सवाल है तो सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी आरबीसी के तहत ऐसे प्रोविज़न कर रखे हैं जिससे ऐसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों की मदद की जा सके। और फसल बीमा योजना का एक विकल्प केंद्र सरकार ने
किसानों को दे रखा है कि किसान अगर अपनी फसलों का बीमा कराते हैं तो ऐसी ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उनको सहायता मिलती है और उनको दुख के दिन नहीं देखने पड़ते। मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि हुई है, मध्य प्रदेश में भी असमय बारिश हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने न केवल तत्परता से पूरे प्रदेश का दौरा किया है, जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, आकलन का काम हो रहा है। और जो आरबीसी का प्रोविज़न है, जो पुराने प्रोविज़न थे उसमें संशोधन किया है और 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के मान से जो फसलों का नुकसान हुआ है, आज मध्य प्रदेश सरकार वो अपने मध्य प्रदेश के किसानों को दे रही है। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि अन्य प्रांतों की मेरे बहुत विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन सभी राज्यों में आरबीसी के तहत कुछ न कुछ प्रावधान होगा। उन प्रावधानों के तहत वहाँ की राज्य सरकारें काम कर रही होंगी। जी, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, ये तो बात हो गई ओलावृष्टि से जो नुकसान हो रहा है किसानों को, एक बात। दूसरी बात है, विधेयक की बात कर लेते हैं, जो कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा के भीतर पेश किया जाने वाला है। क्या ये मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती है? इस तटीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को अगर पेश किया जाता है, पारित हो जाता है, एक बात है, या फिर किस जो है स्तर पर ये विधेयक अपना महत्व छोड़ता हुआ नजर आता है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। फिशरीज को एनकरेज करने के लिए उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और एक काफ़ी इंडिया के मार्केट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट को भी उससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये तो आज इंट्रोड्यूस होना है। जो सबसे ज़्यादा अहम है प्रतिबिंब जी, वो जो बायोडाइवर्सिटी बिल है, वो उस पर ऑलरेडी काफ़ी चर्चा हो चुकी है और वो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को उसको रेफ़र किया गया था, और काफ़ी लंबे एक्सरसाइज के बाद वो दोबारा बिल आया है और जिस पर चर्चा होनी है वो पास होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। जो लास्ट टाइम जो उस पर चर्चा हुई थी उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आई थी, और जो कमेटी, जो कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी के चेयरमैनशिप में वो कमेटी थी, बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस भी उन्होंने दिए। कई सारी चीज़ें जो कमेटी ने रिकमेंड किया था उसको इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में एक तो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज ना हो, उसको कंटेन करने के लिए, दूसरा इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से आ सकते हैं, और एक डिसिप्लिन्ड तरीके से बायोडाइवर्सिटी फील्ड को रेगुलेट किया जाए। तो ये बहुत ही अहम और काफ़ी लंबे समय के बाद एक सोचा समझा, विशेष रूप से देखिए ये पूरे देश के हित में है, और इसमें सारी पार्टियों को कम से कम जो लार्जर इंटरेस्ट है देश का, आम जनता का, उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए सबको आकर के इस पर एक हेल्दी चर्चा करके, हेल्दी डिस्कशन करके, और इसको पारित करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आज ये केवल 2 ही दिन बचे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे में सारी पार्टीज को इकट्ठा होकर एक साथ आकर के और इस बिल को पारित करने में, और भी इसमें कुछ बेहतर सुझाव दे सकते हैं, कुछ और बेहतर हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन काफ़ी अहम है इस बिल के परिप्रेक्ष्य में, और कोशिश करनी चाहिए कि सारी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर के और इसको पारित कराएं। जी श्याम जी, पिछले बार जब हम आपसे जुड़े थे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तब वर्चुअली आप थे, आप बाकायदा नहीं आ पाए थे। तब भी जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पर हम लोगों ने चर्चा की थी, और आपने कहा था खासा महत्व का है। महत्व इसका इसलिए भी है कि हमारी जो पारंपरिक औषधियाँ हैं उसका संरक्षण होता है, और औषधियों को उगाने वाले जो जनजातीय हमारे भाई बहन हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलता है, और उनका जीवन यापन कैसे सरल हो या फिर उनकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो, वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता संशोधन विधेयक तय करता है। क्या बात सही? इसके बहुत फायदे हैं, और जहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा बहुत कदम है, बेहतरीन कदम है, उसी के साथ साथ इसमें रोजगार सृजन की बहुत संभावना रहती है। जहाँ तक बिल का सवाल है, अभी
हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, ये किसान फसल बीमा योजना के बारे में हम दिशा की बैठक लेते हैं, हर 3 महीने में एक बार होती है। उसमें जितनी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को समर्थित जितनी योजनाएं हैं, सब पर हम लोग वो चर्चा करते हैं। ये क्या है कि बीमा कंपनियों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो ज़्यादा माला माल हो रहे हैं बनिस्बत की किसानों को। क्या कुछ जो शासनादेश में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब भी फसल का नुकसान होगा, किसान को 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। अब देखिए, किसान गरीब किसान है, उसकी फसल को नुकसान हो गया और वो तो खुद ही अपने दुख दर्द में करा रहा है, वो हेडक्वार्टर जा कर के कहाँ 3 दिन के भीतर। इसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, हमने इसके बारे में लिखा भी है, और जो 3 दिन का समय है रिपोर्टिंग का, उसको कम से कम 15 दिन किया जाए। और बीमा कंपनियां तरह तरह के उसमें ऑब्जेक्शन लगा करके उनके पैसे को रोके रहती हैं। मैंने एक आंकड़ा निकलवाया जिसमें हमने पाया कि बीमा कंपनियों को तो करोड़ों का फायदा हो गया इस फसल बीमा योजना से, लेकिन किसानों को उसका 1/10 मुआवजा मतलब मिला है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी अजय जी, ये बात यहाँ चल रही है। वैसे तो ये लोकसभा के भीतर पेश किया जा चुका है और ये पारित और विचार और पारित करने का प्रयास आज संभवतः किया जाएगा, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया भी है। लेकिन जैव विविधता संशोधन विधेयक कितना महत्व रखता है? जैव विविधता विधेयक की चर्चा राज्यसभा में भी हो चुकी है और उसके बाद ये लोकसभा में जब पुनः पारित होने के लिए गया तो ये संयुक्त संसदीय समिति को और विचार करने के लिए सौंपा गया था, और आदोपांत विचार करने के पश्चात संसदीय समिति ने दोबारा कुछ सुझावों के साथ ये विधेयक लोकसभा में भेजा है। ये विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के माध्यम से जो भारत की वनस्पति है, भारत के पेड़ पौधे हैं, भारत के जो कीट पतंगे हैं, भारत के जो जीव जंतु हैं, भारत के जो अन्य तरीके के खेत खलिहान से जुड़ी हुई वनस्पतियां हैं, इनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो विदेशी पादप जो यहाँ पर हमारी फसलों को भी नुकसान करते हैं, हमारे यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको नुकसान करते हैं, उसके संदर्भ में भी बात की गई है। और ऐसी ही जीव जंतु के संदर्भ में भी बात की गई है, ख़ासतौर पे जो जिनकी तस्करी होती है, तो उस तस्करी को रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसकी जो अनुसूची थी, जो पहले 4 अनुसूचियों में इसको बांटा गया था, उसको घटाकर 3 अनुसूचियों में किया गया है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो पहले कम था, अब उस सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है और इस विधेयक को और कड़ा किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो अब नए स्वरूप में विधेयक आ रहा है उसके माध्यम से जो हमारे यहाँ की जैव विविधता है, हमारे यहाँ की जो वनस्पति है, हमारे यहाँ के जीव जंतु हैं, हमारे यहाँ के कीट पतंगे हैं, उनका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा, और भारत की मिट्टी की जो विशेषता है उस विशेषता का आदोपांत संरक्षण हो सकेगा। जी जी, और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि इस विधेयक को लेकर कोई खासा विरोध नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सांसदों को मिलकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को आज पारित करा देना चाहिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची क्या है, कार्यसूची में क्या क्या शामिल है उस पर। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे विधेयकों को सदन में पेश। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 पर सदन में बयान देंगे। साथ ही सदन में सांसद सुधेंदु शेखर रॉय और आर धर्मार को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जाएंगी।
राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद भुवनेश्वर कालिता लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, क्या कुछ खास रहने वाला है? मोटे तौर पर हमने जानकारी उपलब्ध करवा दी है, और क्या कुछ खास? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए अभी आखिरी चरण है बजट सत्र का, जो कि मौजूदा बजट सत्र है। हमने देखा है कि लगातार 13 मार्च से डिस्ट्रप्शंस रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में स्टेलमेट रहा है। आपको याद होगा कि जब 3 अप्रैल को फाउंडेशन डे था राज्यसभा के, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी ने। उन्होंने कहा था कि जो हाउस है वो डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के लिए होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रप्शन के लिए, और साथ ही साथ कि सदन में मीनिंगफुल डिस्कशन होना चाहिए ताकि जनता की आवाज़, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो बन सकें। आपको ये भी याद होगा कि अभी तक 3 मीटिंग चेयरमैन की तरफ से जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ हो सकी है, और उन्होंने फ्लोर पर भी ये बोला है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई ना कोई रणनीति तैयार करें जिससे जो भी डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो सके और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। लेकिन लगातार हमने देखा है डिस्ट्रप्शंस रहे हैं। बहरहाल अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण जो प्रतिवेदन हैं वो रखे जाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, चाहे वो थर्मल पावर यूटिलाइजेशन को लेकर हो, एड हॉक बोनस को लेकर हो। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इम्प्लीमेंटेशन है रिकमेंडेशंस के, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो या डिफेंस हो, उसमें कितने रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं इन मंत्रालयों द्वारा, इसकी भी पीएसी के द्वारा एक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और अगर हम गवर्नमेंट एजेंडा की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल आज लिस्टेड है, 5th और 3rd बिल, जो कि हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट है उसको ऑल्टर करता है। देखिए सरकार लगातार ये कहती आई है कि ट्राइबल अफेयर्स पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और अगर हम इस साल के बजट की बात करें तो तकरीबन बजट आवंटन जो है वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा क्या है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट्स पिछले साल के उससे 70% ज़्यादा है। तो हमने देखा था कि जब ये बिल लोकसभा में पारित हो रहा था तो ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक अपना वक्तव्य दिया था कि सरकार की क्या रणनीति है, क्या रोड मैप होगा आगे ट्राइबल अफेयर्स डेवलपमेंट, और उसके आगे जो नीतियां हैं उसको गांव-गांव ले जाने के लिए, जितने ट्राइबल एरियाज़ हैं उस तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है तो ये बिल हमें सदन में पारित होता दिख सकता है, और उम्मीद है कि इस पर सार्थक चर्चा भी हो। प्रतिबिंब, बहुत बहुत धन्यवाद कृति मिश्रा हमारी सहयोगी बता रही थी क्या कुछ आज सूचीबद्ध है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन विधेयक 2022 पर आज चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस विधेयक को सदन में पेश करने वाले हैं। जैसा कि कहा हमारी सहयोगी ने, कृति मिश्रा ने भी, कि इस सरकार का बहुत जोर जो है कहीं ना कहीं सशक्तिकरण पर है, जनजातीय समुदाय पर। क्या ये विधेयक जो है 5वां और 3रा संशोधन विधेयक भी इसी दिशा की ओर काम करने वाला विधेयक है? अजय जी। निश्चित रूप से ये विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को देखने के पश्चात तो साधारण विधेयक लगता है, लेकिन जब इस विधेयक के मूल तत्व में हम जाते हैं तो प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति इस विधेयक के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत के जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, इस समाज का समस्याओं का निराकरण इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है। ये जो 3रा आदेश है अनुसूचित जनजाति संशोधन संविधान संशोधन आदेश क्रमांक 3, इसमें हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जनजाति, हाटी जनजाति का एड्रेस किया गया है। हो सकता है कि वोट की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण ना हो, सरकार बनाने बिगाड़ने में उनका महत्व ना हो, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता है कि राजनीति से ऊपर उठकर जो उनका हक है, जो पिछले 75 वर्षों से उनका हक नहीं मिला है, अगर 75 वर्ष पहले उनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल कर लिया होता तो हो सकता है उस समुदाय को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली होती। लेकिन इसी तरीके से जो दूसरा आदेश है ऑर्डर क्रमांक 5, उसमें छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों का उल्लेख है। अब 12 जनजाति अपने अधिकारों से इसलिए वंचित हैं क्योंकि उसका जो अंग्रेजी तर्जुमा है, अंग्रेजी तर्जुमा का जब आप हिंदीकरण करते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं अनुस्वार की गलती हो जाती है, कहीं बिंदी की गलती हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा समुदाय
जो पात्र है, जिसको ये अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के नाते अनेक सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो अभी तक उससे वंचित रहा है, वस्तुतः अपने हक से वंचित रहा है। तो ये विधेयक उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन शोषितों को उनका हक देने वाला है, इसलिए ये बहुत संवेदनशील विषय है। जी। और इसलिए मुझे लगता है कि हर दल को इस विधेयक के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जैसा श्याम सिंह जी ने कहा है कि जो परिस्थितियां हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत, तो लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से ज़्यादा मतलब है, और जो देश की जनता है वास्तव में जिसके लिए हम यहाँ पर सदन में पहुँचे हैं, उसके सुख दुख का विचार करके और उसके कल्याण के लिए निर्णय लेना, इसमें बहुत सारे लोग, विशेष रूप से हमारे जो विपक्षी साथी हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रोज़ काले कपड़े पहनकर आते हैं और सदन शुरू होती हल्ला गुल्ला करके उसको एडजॉर्न करा देते हैं, तो शायद हो सकता है कि इस विधेयक की संवेदनशीलता से उनका भी मन द्रवित हो और आज सदन चलने दें। मैं उम्मीद करता हूं। श्याम सिंह यादव जी, हमने ये तो थोड़ा सा बदलाव आया है कुछ वर्षों में। हमने देखा कि पहले ये देखा जाता था कि कौन सा समुदाय, उसकी संख्या क्या है, वो राजनीतिक तौर पर कितना प्रभावशाली है, कितना प्रभाव पैदा कर सकता है, या फिर कौन से राज्य में कितनी ज़्यादा सीट्स हैं, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की, उस आधार पर राजनीतिक तौर पर निर्णय लिए जाते थे। गुण और दोष के आधार पर और विवेक के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। अब लेकिन बदलाव आ रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है सांसदों की, तो इसलिए वहाँ पर विकास की बयार बहुत धीमी धीमी पहुँच पाई है। अब वहाँ पर विकास की बयार भी तेज हो गई है, ये देखे बगैर कि वहाँ पर विधानसभा की या लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, वहाँ से कितने जनप्रतिनिधि आते हैं, या फिर वहाँ पर लोगों की संख्या या अनुपात कितना है, वो देखे बगैर भी अब जो है वहाँ पर विकास को गति प्रदान की गई है। क्या ये बात आप मानते हैं सीधे तौर पर? प्रतिबिंब जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले राजनीतिक कारणों से संशोधन होते थे और अब वो गुण दोष के आधार पर होते हैं। माफ़ करिएगा, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। ये तो आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, और मैं इसमें क्या कहूँ, थोड़ा ये और बैलेंस होना चाहिए था। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ गणतंत्र दिवस 1950 में, तब से कितनी जातियां अनुसूचित जाति में हैं, अनुसूचित जनजाति में है और क्या क्या, और जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत महसूस हुई और जो छूट गए थे, तो वैसे वैसे नॉलेज में, प्रकाश में आते हैं, और तमाम सरकारें उन जातियों को, छूटे हुए लोगों को उसमें शामिल करती हैं। देखिए, कांग्रेस का बहुत दिनों से ज़माना रहा, तो मान लीजिए कि कुछ छूट गई, फिर उसके बाद ये बीजेपी का 7 साल तक शासन रहा, उसमें भी नहीं आ पाई, और फिर छूट गया, अब फिर कांग्रेस का आया, फिर बीजेपी का आया। तो दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सतत प्रक्रिया है प्रतिबिंब जी, कि जो छूटे हुए छोटे छोटे तबके होते हैं या बड़े बड़े तबके होते हैं, जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाई या किसी वजह से वो छूट गए, वो करेक्शन होता रहता है, वो सब शामिल उसमें किए जाते हैं, और ये सतत प्रक्रिया है। मुझे तो इसमें यही कहना है। जी अखिलेश जी, दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अब फिर राजनीतिक, जैसे हमारे माननीय सांसद, हमारे मित्र अजय प्रताप सिंह साहब ने कहा कि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दें कि काले कपड़े पहन के आते हैं, रोटियां सेकते हैं, ये जो भी बात करें हम फैक्ट्स के आधार पर करें, एकदम सही यथास्थिति। अब देखिए, अब क्या है, एक इस पर कैमरा अपना फोकस कर दीजिए, इस पर, ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी बात की हवा निकल जाएगी। मैं पढ़ना चाहता हूं, ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। द मोस्ट नंबर ऑफ डिसरप्शंस इन द लोक सभा लोअर हाउस in the history of India's parliament occurred during the second term of the Congress-led United Province government in this period, when the Bharatiya Janata Party was the main opposition party. 66% of the Lok Sabha time was lost for disruption. ये प्रतिबिंब जी, ये
पार्लियामेंट का है, अगर गलत है तो रिपोर्ट बनाने वाले को सजा देनी चाहिए। अभी तो क्या है, ये दोनों सदनों को मिल करके चलाना ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है प्रतिबिंब जी, और उनकी जिम्मेदारी है कि मिल बैठ करके। लेकिन मैं कहीं महसूस करता हूं, हमारे अपोजिशन के लोग महसूस करते हैं कि इसमें सत्ताधारी पार्टी बहुत जिद्दी ढंग से काम करती है। सब क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं मिलकर बैठते, जो कहते हैं उससे क्यों भाग जाते हैं? ये आपके सामने ये रिपोर्ट है, और मैं समझता हूं कि इतना ही बहुत काफ़ी है। मैं और राजनीतिक बात न करके इतना ही कहना चाहता हूं कि 66% टाइम बीजेपी ने डिसरप्शन करके लॉस कर दिया। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो डिसरप्शन हुआ है वो कहीं हम एक दिन और निकलवा रहे थे आंकड़ा 20 और 21% पर पहुंचे हैं। तो कहाँ 66%, कहाँ 21%? जब लोग उधर बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब दूसरे खेमे में बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं। ये कैसे होता है जी। उनको खुद भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उन्होंने अपने जमाने में क्या किया जब अपोजिशन पार्टी में थे। क्यों नहीं सदन को चलने दिया? कितना डिसरप्शन हुआ, कितना गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च हुआ ना। तो उनको भी इस बात को सोचना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि सदन को चलाने की महती जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी वो सत्ताधारी पार्टी की है। और आप खुद समझ रहे हैं, पब्लिक खुद समझ रही है, जान रही है कि कौन इसमें दोषी है। दोषी वही है जिसकी जिम्मेदारी है। अखिलेश जी, यहाँ पर बात चल रही है, दोषारोपण की बात चल रही है कि किसके समय में कितना व्यवधान हुआ। एक बात यहाँ पर बात हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन विधेयक 2022 पर आज सदन के भीतर यानी कि राज्यसभा के भीतर चर्चा होने वाली है, और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरोकार रखता है जनजातीय समुदाय के जो है उसको मजबूत बनाने को और उसके सरोकार को तय करने को लेकर। क्या आपकी क्या राय है? एक बात। और दूसरा, जो यहाँ पर श्याम जी ने एक तार छेड़ा है इस बात का कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष में रहता है तब क्या स्थिति रहती है, और विपक्ष जब सत्ता पक्ष बन जाता है तो स्थितियां किस तरीके से बदल जाती हैं। नहीं, श्याम जी ने बिल्कुल सही कहा है। और ये हमेशा हम लोग देखते हैं कि भाई स्वाभाविक है कि आप जब गवर्नेंस में होंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी दूसरी, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका एक दूसरा ही रूप होता है। लेकिन एक है कि देखिए, अल्टीमेटली सबका मोटिव यही है कि जो वेलफेयर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो बिल्स हैं, वो कम से कम उनका प्रॉपर तरीके से वो लेजिस्लेशन होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए और सबकी सहभागिता भी होनी चाहिए। अब इसी अगर हाउस की हम बात करें 17th लोकसभा की, तो शुरू में हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी इसके प्रोडक्टिविटी की चर्चा होती थी। 100%, 116% इस तरह की प्रोडक्टिविटी की चर्चा होती थी। रात को 9 बजे 10 बजे तक, इवन उससे भी बियॉन्ड जाकर के सारे पार्टीज के लोगों ने मिलकर के बहुत सारे अहम बिल्स को पास किया था। और एक लगातार रिकॉर्ड्स बनते जा रहे थे, नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे प्रोडक्टिविटी को लेकर के, बेहतर प्रोडक्टिविटी को लेकर के। अब पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि शायद वो भी एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है पुअर प्रोडक्टिविटी को लेकर के। जिस तरह से 1-1, 2-2 मिनट में हाउस एडजर्न हो रहे हैं बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, तो उन्होंने कहा, इस बात का जिक्र किया कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, बहुत दुखी थी कि बजट जैसा एक स्टेटमेंट उस पर बिना चर्चा के हमें उसको पारित करना पड़ा। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद होते हैं, बहुत सारी तैयारी करके आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं, और जिसकी वजह से कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है और हर सवाल का वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली बजट पर भी वही रुक रहा, और अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें कोई भी किसी भी पक्ष की तरफ से थोड़ी शिथिलता होगी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये भी बहुत ही अहम बिल है। और जो ट्राइबल वेलफेयर की बात है, तो लगातार हम लोगों ने देखा है कि जो चाहे नोटिफाइड एरियाज के एक्सपेंशन की बात हो या नए कम्युनिटीज़ को उसमें इंक्लूड करने की बात हो, लगातार इस तरह के लेजिस्लेशंस आए हैं, पास भी हुए हैं। और लेट अस होप कि कम से कम आज अब 2 दिन इस सेशन के बचे हैं
इन 2 दिनों में जितना मैक्सिमम सब लोग मिलकर के काम कर सकें और जो भी बिल हैं जिनको पास होना है वो निकल जाएं और सबकी सहभागिता से निकल जाए। जी, होप की आपने बात कही है। प्रश्नकाल को लेकर भी हम होप जताते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में रेल मंत्रालय से 7 सवाल पूछे जाएंगे। रेल मंत्रालय से देश भर में नई रेलगाड़ियों के प्रावधान के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के माध्यम से कई नए रूट्स के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही मंत्रालय से एक प्रश्न कच्छ में नई रेल लाइन बिछाने से संबंधित भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मंत्रालय से डिजिटल लेन देन प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म के तुलनात्मक अध्ययन संबंधी जानकारी भी मांगी जाएगी। साथ ही मंत्रालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने हेतु उठाए गए कदमों से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाएगा। अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, प्रश्नकाल के कुछ प्रश्नों का जिक्र हमने कर दिया, और कौन से महत्व के सवाल पूछे जाने हैं? प्रतिबिंब, आज का प्रश्नकाल खासा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था और उस बजट में जो एलोकेशन देखें तो सबसे बड़ा जो एलोकेशन था वो रक्षा मंत्रालय को मिला था, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सड़क और परिवहन मंत्रालय को मिला था, और तीसरा नंबर आता है रेल मंत्रालय को, जिसको सबसे बड़ा बजट एलोकेशन मिला था। और आज का प्रश्नकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 7 सवाल जो है रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजना से जुड़े हुए हैं और 4 सवाल उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उन दोनों सवालों पे बात करने से पहले मैं एक सवाल की जरूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडियो में श्याम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं। उनका एक सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस युग में कितना जरूरी है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने काफ़ी अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2018 की बात करूं तो नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल करके एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाया जिसमें कुछ सेक्टर्स चिन्हित किए, और 2018 से और 2022 तक देखें तो भारत का जो पूरा व्यवसाय था वो 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। यानी कि किस तरह से हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता और इसको लेके किए गए कार्य हैं। नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य करना चाहिए, और इसके लिए सेंटर से कुछ गाइडलाइन गई। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैंने उसकी चर्चा इसलिए की कि स्टूडियो में श्याम सिंह यादव जी मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूं रेल मंत्रालय की। प्रतिबिंब, जैसा मैंने बताया आपको कि रेल मंत्रालय का जो बजट है इस बार सबसे ज़्यादा तीसरा एलोकेशन है बजट के मामले में, और अगर आप देखें 2014 से लेकर 2022 तक तो ढुलाई के मामले में अभी तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है भारत सरकार के रेल मंत्रालय का अभी आया है। पिछले महीने फरवरी में रेल मंत्रालय ने एक अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें मैं बताऊं कि ढुलाई में अब तक का सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक कलेक्शन रेल मंत्रालय ने किया है। उसके अलावा सेकंड अगर मैं बात करूं तो नई जो रेल लाइन परियोजना है जिसकी आज चर्चा होनी है, केरल की रेल लाइन बिछाने की परियोजना है, उसके अलावा कई और स्टेट हैं जिसके सवाल है, उसमें नई रेल लाइन परियोजना है। तो रेल लाइन परियोजनाओं को न सिर्फ बिछाने के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन करने की परियोजनाओं पर भी खासा फोकस किया गया है, और रेल मंत्रालय ने एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को जो है अभी तक का मतलब कंप्लीट अगर कहें तो ब्रॉडगेज लाइन में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से नोटिफाई किया गया है कि वहाँ की सारी रेल परियोजनाएं ब्रॉडगेज में परिवर्तन हो गई है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जिस तरह से आधुनिक ट्रेन और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर चर्चा की जा रही है, तो आपको याद होगा कि अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की, जो भोपाल से झांसी और आगरा होते हुए निजामुद्दीन आ रही है। ऐसी कई वंदे भारत परियोजनाओं की परिकल्पना इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में अमरेंद्र, आपने बहुत बारीक जानकारी उपलब्ध करवाई है। जो प्रश्नकाल में आज जो प्रश्नकाल के दौरान आज महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें रेलवे
से संबंधित बहुत महत्व के सवाल पूछे जाएंगे और एआई की आपने बात कही है और श्याम जी ने उसका जिक्र शुरुआत में ही कर दिया था, जो प्रश्न आज पूछने वाले हैं और उसका विस्तार आपने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। अगर श्याम जी यहाँ पर बात करें रेलवे की, तो हमने देखा कि चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, चाहे जो है रेल लाइन को चौड़ा करने की बात हो, चाहे स्वदेशी ट्रेन से देश में इंट्रोड्यूस करने की, चलाने की बात हो, हर क्षेत्र में रेलवे के हिसाब से खासा काम हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं हकीकत बयां करूंगा तो इसको राजनीति कहेंगे, लेकिन हम हकीकत कहते हैं। अभी हम परसों शताब्दी एक्सप्रेस से देहरादून से दिल्ली आ रहे थे और जो डिब्बा दिखाया गया उसमें रेलवे के वेबसाइट पर कि E1 कहाँ लगेगा, दिखाया गया कि आगे लगेगा, और जब हम 2 मिनट गाड़ी रुकती है और जब हम आगे बढ़े तो पता लगा कि वो डिब्बा पूरा पीछे है। कितना कष्ट हुआ मुझको और तमाम लोगों को कि वो पूरे डिब्बे से 15-20 डिब्बे क्रॉस करके उस डिब्बे में पहुंचे। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी अभी तक रेलवे जो भी काम कर रहा है उन्हीं सुविधाओं को स्ट्रेंथन करे। जैसे उसकी सेफ्टी है, सिग्नल सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करे। उसका ट्रैक कमज़ोर हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन करे। वो जो अपना ये डिजिटल दिखा रहा है, रेलवे की पोजीशन, कंपार्टमेंट की पोजीशन, रिजर्वेशन, उसको स्ट्रेंथन करे। और जब वो मजबूत हो जाए तब उसको आगे बढ़े, ये मेरा कहना है। और मैं माननीय रेल मंत्री जी को एक पत्र लिख करके भी सुझाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं रेलवे में एमिनिटीज़ का। अब देखिए, जिस सीट पर मैं बैठा था, जैसे गाड़ी का जर्क लगता था, ऊपर जिसको खाना वो प्लेट जिस पर खाना रखते हैं, वो उसका हुक था, इतना लूज था कि आ करके मेरे घुटने पर 10 बार लगा होगा पूरे जर्नी के समय। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैं 10 बार लगा और मेरा घुटना दर्द करने लगा। तो बताइए, इन सब चीज़ों को, टॉयलेट है, उसकी सफाई है, छोटी छोटी। लेकिन ये वंदे भारत जैसी ट्रेन जो चली हैं, स्वदेशी और तीव्र गति पर जो है चलने वाली ये ट्रेन है, उसको लेकर भी आपकी यही राय है क्या? नहीं, अच्छी बात है जी। अभी चलिए, अच्छी बात है। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अजय जी से भी मैं एक टिप्पणी ले लेता हूं। अजय जी, जो बात अच्छी है, समय समाप्त हो रहा है अजय जी, जो बात अच्छी है वो मैं अच्छी कहता हूं, वो अच्छी बात है वंदे भारत। लेकिन उसी के साथ जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, पहले उसको 100% पुख्ता करें, फिर आगे बढ़ें। ये मेरा कहने का मतलब है। अजय जी, रेल मंत्रालय के कामकाज के बारे में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। रेल मंत्रालय का काम दिखता है। आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार के कामकाज की अगर चर्चा की जाए तो जो कामकाज प्रत्यक्ष रूप से अगर कहीं पर आम नागरिक महसूस करता है, उसमें रेल मंत्रालय सबसे अग्रणी है। रेल मंत्रालय के नेतृत्व में रेलवे स्टेशनों के अंतर जो साफ़ सफाई है, वो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। नागरिक सुविधाओं का जो विस्तार है, हर व्यक्ति महसूस करता है। रेल डब्बों की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी से आज हर नागरिक प्रभावित है। रेल के अंदर जो टॉयलेट्स की साफ़ सफाई है, जो बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं, और बायो टॉयलेट्स के कारण रेलवे स्टेशनों में जो एक ज़माने में सुबह सुबह गंदगी फैला करती थी, उससे आज हर आम नागरिक को निजात मिली है। साथ ही नागरिक की सुविधा के लिए जो रेलवे रिजर्वेशन का डिजिटलाइजेशन है और रेल की जो अद्यतन स्थिति है, इस सब जो जानकारी है, आज आधुनिक सुविधाओं के जो विस्तार की बात है, ये रेल मंत्रालय सब में सब आगे है। और जितनी तेज़ी से मोदी सरकार ने रेल की पटरियों का दोहरीकरण किया है, रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, और उसके कारण न केवल माल भाड़े में वृद्धि हुई है, बल्कि रेलों की रफ्तार में भी वृद्धि हुई है। और भारतीय रेल अब हमारी जो है एक अगली सदी की रेल के रूप में अब अपनी पहचान बना रही हैं, क्वालिटी के स्तर पर भी और सेवाओं के स्तर पर भी। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से चर्चा करिए,
कि मोदी सरकार के 10 काम गिनाओ तो मेरा दावा है कि उस 10 काम में सबसे पहले रेल मंत्रालय का कोई व्यक्ति जी और इसके उल्लेख अलावा करेगा। किसानों के लिए, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भी एक रेल सेवा इंट्रोड्यूस की गई है। वो अपने आप में बहुत किसान ही रेल सेवा के माध्यम से जी। किसानों को उनके प्रोडक्ट हिंदुस्तान के मार्केट में कहीं पर भी पहुंचाकर बेचने की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे कि उनको एक सही मूल्य प्राप्त होता है, उनका शोषण नहीं हो पाता, उनकी उपज के लिए भी एक विस्तृत मार्केट आज इस किसान रेल सेवा के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। जी जल्दी से हम राज्यसभा में आज कौन से महत्व के सवाल पूछे जाने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 4 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में एक सवाल मिशन मोड के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी में भर्ती से जुड़ा सवाल पूछा जाना है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय से पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करने से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाना है। इसके साथ ही आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी 4 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल के माध्यम से मंत्रालय से राजस्थान में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा प्रदान किए जाने से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर पूछा जाना है, जिसमें नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न किया जाने वाला है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी से चर्चा नहीं हो पाई है। अखिलेश जी, यहाँ पर रेल मार्गों की बात चली है, राज्य राजमार्गों की बात चली है। इस क्षेत्र में चाहे रेलवे ट्रैक की बात हो या नई रेल चलाने का जिक्र हो या फिर ब्यूटिफिकेशन की बात हो, वहां पर क्या कुछ हुआ है, एक टिप्पणी। और इसके अलावा राज्य राजमार्गों को लेकर और राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर जो स्थिति में बदलाव देखने को मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है? नहीं पृथ्वी जी, देखिए मैं भी अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। श्याम जी ने जिस तरह से बोला, हार्डली 10-15 डेज पहले की बात है, मैं लखनऊ से दिल्ली आया तेजस एक्सप्रेस से, और पहली बार जो कि बिल्कुल ही अकल्पनीय था मेरे लिए कि प्लेटफॉर्म तक हम टैक्सी से, कैब से गए, बिल्कुल प्लेटफॉर्म तक, जो जहां पर ट्रेन के डिब्बे लगे थे वहां तक हम कैब से चले गए, और बिल्कुल यानी 10 कदम दूरी पर वो कोचेज लगे हुए थे। और ये अपने आप में एक अजीब सा अनुभव था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। विशेष रूप से ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, जो प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी सुविधा हमारे देश में कभी आ सकती है कि हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म तक, जहां डब्बे लगे हुए हैं, वहां तक हम गाड़ी से अपनी जा सकते हैं जी। और उनमें ट्रेन में सवार हो सकते हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। समय वो तो मैं कर रहा हूँ, अच्छी भी हो रही है। समय समाप्त हो रहा है और आप दोनों माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है। आप दोनों जुड़े और बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। कृति, यहाँ पर प्रश्नकाल का जिक्र किया, प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं आप? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले देख लिया जाए कि आज वेंसडे का दिन है, तो राज्यसभा में कौन कौन सी लिस्टेड मिनिस्ट्रीज हैं जिनसे सवाल पूछा जाएगा। तो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है, इसके अलावा एजुकेशन है, होम अफेयर्स है, माइनॉरिटी अफेयर्स है, ट्राइबल अफेयर्स है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, रूरल डेवलपमेंट है, पंचायती राज है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है। इन सभी मंत्रालयों से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने पहला भी बताया कि एजुकेशनल लोन्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा साइबर क्राइम्स पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, आगे का रोड मैप क्या है, इसको लेकर भी सवाल किया जाएगा। नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी पर सवाल होगा, रिंग रोड की कनेक्टिविटी पर सवाल होगा, और साथ ही जो अबैंडन्ड व्हीकल्स हैं जो सड़क पर देखे जाते हैं उसके लिए सरकार की क्या नीति है, इसको लेकर भी सवाल किया जाएगा। साथ ही वन धन और जो केंद्र हैं, जो ट्राइबल केंद्र हैं तेलंगाना में कितने बनने के वो आगे प्रपोजल्स हैं, उस पर भी सवाल किया जाएगा। तो प्रश्नकाल में बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे इन सभी मंत्रालयों से। बहुत बहुत धन्यवाद कृति मिश्रा हमारी सहयोगी बता रही थी विस्तार से कि प्रश्नकाल में कौन कौन से मंत्रालयों से सवाल पूछे जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की विस्तार से। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान परमाणु ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग
उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, खान, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वस्त्र मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद श्याम सिंह यादव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने हेतु उठाए गए कदमों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सौमित्र खान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कृपानाथ मल्लाह रेल मंत्रालय से असम में नई रेल लाइनों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अशोक कुमार रावत रेल मंत्रालय से मदार शाह मजार को तीरथ रेलवे से जोड़ने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद ईटी मोहम्मद बशीर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में खाद्यान्नों को क्षति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से औद्योगिक गलियारों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद अरुण साव उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से PMGKAY के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर तिरुमावलावन थोल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से SUPRA योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संभाजी राव माणे धैर्यशील रेल मंत्रालय से आधुनिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद प्रताप चंद्र चंडंगी रेल मंत्रालय से नई रेलगाड़ियों का प्रावधान से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राम शिरोमणि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद निहाल चंद्र चौहान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डिजिटल लेन देन प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी वस्त्र मंत्रालय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर रेल मंत्रालय से जीर्ण शीर्ण रेल पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद खगेन मुर्मू उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद विनोद लखमशी चावड़ा रेल मंत्रालय से कच्छ में नई रेल लाइन्स बिछाए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विष्णुदयाल राम खान मंत्रालय से बौलिया चूना पत्थर की खान के पुनरुद्धार से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कुमारी राम्या हरिदास रेल मंत्रालय से केरल में नई रेल लाइन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद राजेंद्र ढेडिया गावित परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा में आज सहकारिता, शिक्षा, गृह, अल्पसंख्यक, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद KR सुरेश रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मु तंबी दुरै सहकारिता मंत्रालय से देश में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राजस्थान में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों का दर्जा प्रदान किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुसूचित जनजातीय श्रेणी में जातियों को शामिल किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद मस्तान राव बीड़ा गृह मंत्रालय से देश में साइबर अपराध से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़कों पर छोड़ दिए गए मोटर वाहन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक शिक्षा मंत्रालय से मिशन मोड के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों और IIT में भर्ती से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार जनजातीय कार्य मंत्रालय से वन धन विकास केंद्र का निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से दिल्ली NCR में रिंग रोड से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद विजय पाल सिंह तोमर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद AA रहीम शिक्षा मंत्रालय से शैक्षिक ऋण संबंधी आंकड़ों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रमोद तिवारी ग्रामीण विकास मंत्रालय से SAGY के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे।
सांसद हरनाथ सिंह यादव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से देश में कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शुल्क में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।